एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है, रोज़ के सुबह 10 बजे मैं जेपीएससी, बीपीएससी या यूपीएससी मेंस ओरिएंटेड टॉपिक को कराता हूं। अभी तक मैंने सिंधु घाटी सभ्यता, आर्यों के उत्पत्ति को करा चुका हूं। आज मेरा 3rd क्लास जो है जेपीएससी एंशिएंट हिस्ट्री को लेके, उसमें है मौर्य समाज के बारे में आप लोग को पढ़ना है, जिसमें मौर्य समाज का विस्तार, अशोक का धम्म नीति, विदेश नीति और मौर्यकालीन स्थापत्य कला सभी को क्लैप करके हम एक, जैसे जेपीएससी मेंस में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो आप अप्रॉक्सीमेटली आप 800 to 900 वर्ड में लिखते हैं, तो उसी को लेके हम एक क्वेश्चन आए हैं जिसमें कि आपका हॉलिस्टिक पूरे मौर्य समाज का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। आज का डेट 26 जुलाई है। जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में रहेंगे। अब जैसे कि इंग्लिश में आपका है, एनालिसिस द एक्सपेंशन ऑफ द मौर्य एम्पायर एंड एक्सप्लेन हाउ टू कलिंगा वार चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्रिटिकली एवेल्यूएट हिज ट्रांसफॉर्मेशन विथ रेफरेंस ऑफ अशोक धम्म, हिज फॉरेन पॉलिसी एंड द डेवलप ऑफ मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। मौर्य समाज के विस्तार के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। मौर्य समाज के विस्तार का विश्लेषण करना है आपको, और आपको ये डिफाइन करना है कि कलिंगा जो है, कलिंग युद्ध जो हुआ आपका 261 बीसी में, उसने भारतीय इतिहास को कैसे मतलब चेंज किया, इसमें क्या प्रश्न चिन्ह है कि कैसे पुराना स्थिति क्या थी और नया स्थिति क्या डेवलप हुआ, उसको बताना है। उसमें आप रेफरेंस लीजिए, किसका रेफरेंस मतलब संदर्भ क्या ले सकते हैं, अशोक का धम्म नीति को लीजिए, यानी कि अशोक का धम्म नीति का भी चर्चा करना है आपको, उसकी विदेश नीति का भी चर्चा करना है, और मौर्यकालीन स्थापत्य कला का भी चर्चा करना है। और उसके बाद लास्ट में आपका है समालोचनात्मक मूल्यांकन। समालोचनात्मक मूल्यांकन वैसा मूल्यांकन होता है जिसमें कि ये जितने भी आपका टॉपिक है, जैसे विस्तार है, उसका कलिंग युद्ध है, और उसका धम्म नीति है, विदेश नीति है, और स्थापत्य कला है, उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, दोनों को आप सेपरेट करके लिखेंगे, मतलब दोनों को अलग करके लिखेंगे, और उसके बाद उसका एक पॉजिटिव वे देंगे कि क्या इसका आज का संदर्भ क्या है, आज इसका क्या उपयोगिता है। इस तरह से आप निष्कर्ष करेंगे। ठीक है, चलिए तब आज की क्लासेस शुरू करते हैं आपका। ठीक है, तो इसमें पहला है कि आपको पता है कि जब हम लोग 40 मार्क्स का लिखते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। जैसे आप 40 मार्क्स का जब आप लिखोगे जेपीएससी के अंदर में 40 मार्क्स का लिखोगे, तो ये 800 to 900 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। ठीक है, 800 to 900 वर्ड्स में लिखना होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय जो होता है, इंट्रोडक्शन, वो आप लिखते हैं 10% इसका वेटेज लेते हैं, तो यानी कि 80 to 90 वर्ड्स में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन को आप जनरली 2 पार्ट्स में लिखिए। पहला पार्ट जो होता है, जो क्वेश्चन है उसका सामान्य जानकारियाँ दीजिए, और दूसरा पार्ट जो है आपका वो क्वेश्चन का क्या डिमांड है उसका, या फिर फ्लो बनाने के लिए हम सेकंड पार्ट को लिखते हैं, यानी क्वेश्चन का मांग के अनुसार से हम सेकंड पार्ट लिखते हैं। ठीक है, बॉडी यानी कि जो आप मेन बॉडी लिखेंगे वो आपका लगभग 80% का वेटेज होना चाहिए, यानी कि 650 से 750 वर्ड के बीच में आप लिखिए इसको, बॉडी को। और जो कंक्लूड कीजिए वो भी 10% के अप्रॉक्स में कीजिए, ऑलवेज पॉजिटिव वे में कीजिए, ज़्यादातर समय में किया जाता है वही 80 to 90 वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, अब है जैसे कि ये क्वेश्चन के अनुसार से आपका इंट्रोडक्शन आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन अभी आप बेसिक सीख रहे हैं तो आप ज़्यादा वास्ट नहीं करेंगे, आप सीधा लिखेंगे मौर्य समाज का उद्गम 322 ईसा पूर्व में हुआ, इसका विस्तार जो है था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। ये प्रथम बार था जो विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य था, इसकी स्थापना कौटिल्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। अब बाकी मैं आपको थोड़ा सा एडवांस आपको क्या कहते हैं कंक्लूज़न देता हूँ, और इंट्रोडक्शन देता हूँ, ताकि आप बेस्ट वे में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपका शुरुआत करता हूँ। अशोक के धम्म नीति को भी इसमें चर्चा करना है, कितने टॉपिक हैं आप उसको पहले देख लीजिए। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखिए मौर्य साम्राज्य
इसमें आप उसका ईसा ईस्वी भी डाल दीजिए, 322 से 185 BC तक इसके रहा है। भारतीय इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए भारतीय प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री का प्रथम ऑल इंडिया मतलब अखिल भारतीय साम्राज्य माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं, माना जाता है। क्यों माना जाता है? जिसने राजनीतिक एकीकरण के साथ क्या क्या किया? राजनीतिक एकीकरण लिखें। सुदृढ़ प्रशासन, आर्थिक समृद्धि मतलब राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक उत्कर्ष की मतलब पीक पॉइंट का आधारशिला रखा। ये आप फर्स्ट जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसका फर्स्ट में ये डाल दिए आप, आधारशिला रखा। ये आप इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट में डाल दिए। सेकंड पार्ट में डालेंगे कि विशेषता। अब यहाँ कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा पूछा है और सेकंड में क्वेश्चन का डिमांड है कि कैसे कलिंग युद्ध ने आपका ट्रांसफॉर्म किया, मतलब कैसे परिवर्तन लाया। तो लिखिए विशेषता 261 ईसा पूर्व यानी BC का कलिंग युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था। मतलब कहने का अर्थ है कि ये केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाली ऐतिहासिक घटना थी। साथ साथ लिखेंगे, आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, पर मार्केट में केवल इसी कोर्स को पढ़ाने के लिए 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार रुपये लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल ही मुफ्त दे रहा हूँ। और मेरे बारे में परिचय यही है कि मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपके मेंस का मेंटर भी रहा हूँ, मेंस की कॉपियाँ भी चेक किया, मेंस का क्वेश्चन भी दिया, मेंस का मॉडल आंसर भी दिया हूँ। तो आप निश्चित रहिए, आपका तैयारी बहुत ही और लोगों से बेहतरीन होगा। ऐतिहासिक घटना कैसे था ये आप जान लीजिए, ठीक है। यह युद्ध क्या किया? अशोक विजेता तो बना, पर अशोक को लोक कल्याण और धर्म की ओर मोड़ा। इसने लिखिए इसके बाद अशोक के विजेता से लोक कल्याणकारी शासक का मतलब जो अभी हम पढ़ते हैं समाजवाद, ये कहीं न कहीं धर्म नीति और अशोक का जो आपका कलिंग युद्ध था उससे भी प्रभावित था। कल्याणकारी शासक में क्या परिवर्तित किए, जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लिख दीजिए, जिसका परिणाम स्वरूप धर्म नीति तो धर्म हुआ, नैतिक शासन यानी कि एथिक्स जो आज हम लोग पढ़ते भी हैं UPSC में, एक शासन, धार्मिक सहिष्णुता, आज जो सभी धर्म एक जैसा रह रहे हैं, ये कहीं न कहीं उसका ही एक इम्पैक्ट है। सहिष्णुता, सांस्कृतिक कूटनीति तथा कला क्या कहते हैं, कला एवं स्थापत्य का अभूतपूर्व सामंजस्य है। बस इंट्रो आपको यही करना है। इसमें क्या आपने डाल दिया कि मौर्य काल का विस्तार हुआ इस ईस्वी में,
उसका क्या था, राजनीतिक एकीकरण, प्रशासन और आर्थिक और संस्कृति का उत्कर्ष था। इसमें आप डाल भी सकते थे कि जहाँ मौर्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, वहीं अशोक के काल में आके चरमोत्कर्ष हुआ। आप उसको भी शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में लिखिए, लेकिन आप बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो बोर्ड लिखिए। अब 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ, ये इतिहास को कैसे बदला है। जैसे कि अशोक जो विजेता हुआ सैन्य बल से तो हुआ ही, साथ साथ अशोक के अंदर अब लोक कल्याणकारी शासक आ गया, लोक कल्याण करना चाहिए, वो आपका एक आया। तो एक वो परिवर्तन को डाल दीजिए, थोड़ा सा झलक देना है वहाँ पर इंट्रोडक्शन में, जिसका परिणाम स्वरूप धर्म, नैतिक शासन, धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक कूटनीति तक कला एवं स्थापत्य का अभूतपूर्व सामंजस्य है। तो आप इस तरह से लिखिए। अब सेकेंड जैसे पार्ट है आपका, जैसे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार। तो आप यहाँ एक पॉइंट बनाइए, सब हेडिंग बनाइए, यहाँ पे लिख लीजिए मौर्य साम्राज्य का विस्तार। तो पहले पता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तभी 4 क्षेत्र में ये थे, जैसे पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी पटना क्षेत्र जो था पाटलिपुत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था जो कि तक्षशिला जो कि अभी गांधार प्रदेश में था, वर्तमान में गांधार प्रदेश में था, अभी अफगानिस्तान में है। पश्चिमी प्रदेश जो था ये उज्जैन उसकी राजधानी थी, और पूर्वी क्षेत्र था उसका तोसली था। पर जब कलिंग विजय हुआ तब इसने एक और कलिंग को जीता, कलिंग को जीता जिसकी राजधानी तोसली किया, और दक्षिणी क्षेत्र को आपका स्वर्णगिरी था, ठीक है, राजधानी। तो आप इसका पहले एक मैप बना लीजिए यहाँ पे, अभी वर्तमान में आप पहले बनाइए, फिर उसको आप डिफाइन कर लीजिएगा, ठीक है। रफ मैप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे कि उस समय का ये एरिया था आपका मौर्य समाज का, उसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, रेड से ही कर देता हूँ। ये क्षेत्र जो था आपका मौर्य समाज से था। तो इसने 5 क्षेत्र का विस्तार किया, विशाल साम्राज्य था, 5 क्षेत्र का विस्तार किया। उसमें आप लिख सकते हैं, ये मैप बना दीजिए, मैप में यहाँ पर ऐसे दर्शा दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। ऐसे पाटलिपुत्र 1 नंबर, पाटलिपुत्र ये खुद अशोक मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, मौर्य समाज की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र ही थी, ठीक है। मौर्य समाज की राजधानी आपका कहाँ था, मौर्य समाज की राजधानी पाटलिपुत्र थी। दूसरा नंबर आप चलते हैं, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये क्षेत्र था जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का तक्षशिला होगा, मैं उसको मैप में भी दिखाऊंगा। पश्चिमी क्षेत्र जो था वो कहाँ था, तक्षशिला, तक्षशिला लिखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर आप चल जाएंगे पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी प्रांत का कहाँ था, उज्जैन था। पश्चिमी प्रांत का कहाँ पे था, उज्जैन था। अब हम लोग चलेंगे पूर्वी प्रांत, इसी को कलिंग भी बोला जा सकता है। ये कहाँ था, तोसली। और जो दक्षिणी प्रांत था इसका कहाँ राजधानी था, स्वर्णगिरी, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर मैप में भी दिखा सकते हैं। ये क्षेत्र आपका पाटलिपुत्र का था, 1 नंबर डाल देता हूँ। पहला तो ये विस्तारित क्षेत्र आपका था, 1 नंबर ये पाटलिपुत्र क्षेत्र यहाँ का था, 2 नंबर ये तक्षशिला क्षेत्र था, 3 नंबर ये उज्जैन वाली क्षेत्र था, ठीक है, 4 नंबर ये तोसली वाला क्षेत्र था, और 5 नंबर ये स्वर्णगिरी था। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका ये क्षेत्र आपका मौर्य साम्राज्य का विस्तार का क्षेत्र था, ठीक है। चलिए अब विस्तार से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है, अब जैसे क्वेश्चन का विस्तार बताया तो उसका महत्व भी आपको बताना चाहिए और विशेषताएं बताना चाहिए कि आप लिखिए यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की। देखिए मैं पॉइंट बता देता हूँ, आप उसको या तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं या फिर डायग्रामेटिव में लिख सकते हैं कि विशेषता क्या विशेषता थी। तो इसकी विशेषता थी सुदृढ़, मतलब वेल सेटल्ड एवं सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत प्रशासन, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। संगठित सेना थी इसमें, ठीक है।
समृद्ध अर्थव्यवस्था, मतलब इसकी अर्थव्यवस्था भी समृद्ध थी। मतलब ये विशेषता बताना मौर्य साम्राज्य का, तभी तो आप लिख पाओगे आगे के क्वेश्चन जो आपका डिमांड किया है। अब है कि जैसे कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ, तो न्यायपूर्ण एवं जन कल्याण केंद्रित शासन हुआ। जन कल्याण से केंद्रित शासन हुआ, ये मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं थी। आप पूछेगा क्या, ये हो गया। अब आप जानोगे कि अब आपका मेन टॉपिक है कि कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कलिंग युद्ध, उसके बाद धम्म नीति को पढ़ेंगे हम लोग। कलिंग युद्ध हम लोग चल जाते हैं अब। कलिंग युद्ध, यहाँ पर टॉपिक डालिए कलिंग युद्ध। जितना आप आंसर राइटिंग में जितना आप पॉइंट को सब टॉपिक को ऐड कर सकते हैं, वो आपका आंसर राइटिंग को उतना बढ़िया करेगा। साफ साफ लिखिए, डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट वगैरह बना के। कलिंग अभी वर्तमान में उड़ीसा में है। अब इसका पहले जानेंगे कलिंग युद्ध के कारण क्या थे। कारण पहले जान लीजिए, कारण क्या थे इसके। इसका मैं केवल लिख देता हूँ, आप पॉइंट लिख देता हूँ, आप अच्छे से वैसे पॉइंट क्या मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ। समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण। कलिंग युद्ध क्यों करना चाह रहे थे? समुद्री व्यापार मार्गों का नियंत्रण। सामरिक दृष्टि था कि वो क्षेत्र अछूता रहता है, उसके बगल में अगर कोई मौर्य साम्राज्य के बगल में कोई राजा पनपेगा तो हो सकता था कल ये मतलब से करे। हाथी के लिए भी युद्ध किया, क्योंकि उस समय हाथी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया गया था। फिर राजनीतिक एकीकरण, वर्चस्व या लिख लीजिए, राजनीतिक वर्चस्व या एकीकरण के लिए भी ये युद्ध हुआ। वर्चस्व या एकीकरण, ठीक है। अब इसका हम परिणाम जानेंगे। परिणाम क्या हुआ, युद्ध का परिणाम क्या हुआ। क्वेश्चन ही ऐसा ड्राइव किया गया कि आपका 40 मार्क्स से क्वेश्चन में ही पूरे ही मौर्य समाज को आपको समझा दिया जाए। परिणाम क्या हुआ कि 1 लाख लोग मारे गए। जिसी ने हृदय परिवर्तन कराया अशोक का, और आप ये क्या कहते हैं, धम्म नीति की ओर आए। 1.5 लाख बंदी बनाए गए। 1.5 लाख बंदी बनाए गए। हजारों लोग विस्थापित हो गए। हजारों लोग विस्थापित हो गए। इसकी जानकारियाँ आपको कहाँ से मिलता है, तो आप यहाँ कोट करके डाल सकते हैं अशोक का 13वें शिलालेख से। अशोक का जो 13वें शिलालेख, उससे कलिंग युद्ध की जानकारियाँ मिलता है, इसमें बताता है कि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए, हजारों लोग विस्थापित कर गए। इसका आप जान लेंगे प्रभाव। अब इसका हम नेक्स्ट जान लेंगे प्रभाव क्या हुआ। प्रभाव, इसका प्रभाव क्या हुआ, तो इसका प्रभाव बहुत सारे तरीके में पड़े। जैसे कि यहाँ पर भी एक डायग्राम बनाइए आप लोग। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा इसका, राजनीतिक प्रभाव मतलब पॉलिटिकल इफेक्ट क्या पड़ा, सामाजिक सोशल इफेक्ट क्या पड़ा, धार्मिक इफेक्ट क्या पड़ा, कल्चरल इफेक्ट क्या पड़ा, रीजनल इफेक्ट क्या पड़ा, और आर्थिक इफेक्ट क्या पड़ा, क्योंकि बिना अर्थव्यवस्था का तो कुछ चल नहीं सकता। आर्थिक इफेक्ट क्या पड़ा, तो राजनीतिक इफेक्ट ये पड़ा कि जो राजा था, क्षत्रिय का मेन काम होता था लड़ाई करना, वो अब हो गया, मतलब वो नीति को समाप्त कर दिया। सैन्य नीति की जगह पर क्या आ गया, धम्म नीति आ गया। दिग्विजय नीति को समाप्त कर दिया, धम्म नीति प्रारंभ हो गया। यहाँ लिख देते हैं दिग्विजय, मतलब सभी को जीतने वाला का अंत, दिग्विजय नीति का अंत कर लिया। अब जो जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था बना। सामाजिक में क्या हुआ, हिंसा जो पहले होता था, हिंसा के स्थान पे क्या हो गया, करुणा और सहिष्णुता आ गया, ठीक है। और भी सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि हुई, जैसे कि कुआं, सड़कें, वृक्षारोपण इत्यादि में हुआ। मानव एवं पशु बलि पर रोक लगा। सेकंड शिलालेख में इसकी जिक्र है, मानव एवं पशु बलि पर रोक। मानव एवं पशु बलि पर रोक लग गया।
ठीक है। धार्मिक क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो पाया, बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। धार्मिक सहिष्णुता हुआ, मतलब सभी धर्म का समानता दिया गया, ठीक है, मतलब धर्मनिरपेक्ष की कॉन्सेप्ट वहीं से आया था हम लोग का। अब आर्थिक जो हुआ था, आर्थिक में इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया था, अर्थव्यवस्था कम हुई, ठीक है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट में हम जब लिखेंगे तो उसको अच्छे से लिख पाएंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट कम हुआ। अब देखिए, ये तो आपने बता दिया इसका कलिंग युद्ध का ये प्रभाव बता दिया। तो ये कलिंग युद्ध के बाद इसको उपगुप्त के मदद से इसने धम्म नीति को मनाया। तो आप पहले अशोक का धम्म को भी जानना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ एक पॉइंट डालिए, अशोक का धम्म। अशोक का धम्म क्या था ये आप जानिए। अशोक का धम्म, ठीक है। अशोक का धम्म में जाने के पहले धम्म क्या था ये जान लेते हैं। धम्म लिख के एक आप डायग्राम बना लीजिए। धम्म में क्या चर्चा किया था, इसको अहिंसा, सत्य, इसका थोड़ा डायग्राम बनाइए तो मेंस में नंबर एकदम बोरा में भर भर के मिलेगा आप लोग को। दया, माता पिता का सम्मान, माता पिता का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, प्रजा का कल्याण, यानी यही जन कल्याण आप जो पढ़ते आ रहे हैं, प्रजा का कल्याण, ठीक है। इसको और आप एक अच्छा से अगर एक लिखना चाहेंगे फ्लो चार्ट टाइप है तो ऐसे लिख लीजिए। धर्म बराबर नैतिक जीवन, नैतिक, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का सामंजस्य, मानवीय मूल्यों का सामंजस्य। ये क्वेश्चन आने की संभावना इस बार मेंस में है। 3 मेंस 4 मेंस होने वाली, 3 मेंस होने वाली, 3 मेंस में देखा जाएगा। इसकी विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। इसकी विशेषता थी, यह कोई मतलब संप्रदाय विशेष नहीं था, संप्रदाय विशेष नहीं था, बल्कि सार्वभौमिक नैतिक आचरण वाला था, आचार संहिता वाला था, ठीक है। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट आप इसका लिख लीजिए, सभी धार्मिक सहिष्णुता था इसमें, सभी धर्म का सम्मान था, धार्मिक सहिष्णुता था इसमें, क्योंकि इसका तो पॉइंट ही वही था। मानव एवं पशु कल्याण पर बल दिया गया, तो लिख लीजिएगा। लोक कल्याणकारी शासन, मैंने ये जो डायग्राम बनाया इसको आप डिस्क्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया अशोक का धम्म नीति। क्वेश्चन इतनी बड़ी है कि अब इसमें सारा एक्सपेक्ट को लिखना है आपको। अब अशोक का विदेश नीति को लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का विदेश नीति, अशोक का विदेश नीति। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है जेपीएससी मेंस में, क्या कहते हैं, जो नए फॉर्मेट में हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन उम्मीद है कि इस बार आ जाए। ये आर्य 2 आने की कोई संभावना है। ये विदेश नीति में क्या हुआ, पहले सैन्य विजय की जगह पर क्या है, अब इसने सैन्य विजय के जगह पे क्या अपनाया, इसने धम्म नीति को अपनाया, धम्म नीति अपनाया। और इसी की एवज में इसने श्रीलंका में किसको भेजा, अपने बेटा बेटी को, महेंद्र और संघमित्रा को, महेंद्र तथा संघमित्रा, महेंद्र संघमित्रा को भेजा। और उसके बाद है कि मध्य एशिया, मगध, मिस्र, ग्रीस वगैरह में सब दिया। एक पॉइंट के लिए मैं केवल लिख दिया, आप अपने अनुसार से लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर बौद्ध धर्म का ये अंतर्राष्ट्रीयकरण के, बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया और नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में धर्म प्रचार किया। बौद्ध का अंतर्राष्ट्रीयकरण, आज बौद्ध आपका जो म्यांमार, नेपाल क्षेत्र में मिलता है वो अशोक का ही फैलाया क्षेत्र है। म्यांमार, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक इसका प्रचार किया, मध्य एशिया तक प्रचार।
प्रसार जो भी प्रसार किया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है। आप भी ये यूनानी शासक को भी ये भेजे थे कि आइए यूनानी शासक एटियोकस, लिख लेता हूँ, यूनानी शासक कौन था? एटियोकस को भी संदेश भेजा, ये संदेश भेजे। ठीक है, तो आपने अशोक का धम्म नीति लिख लिया, अशोक का विदेश नीति लिख लिया। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये मौर्यकालीन स्थापत्य कला, इसको अच्छे से लिख लीजिए। मौर्यकालीन स्थापत्य कला एवं विकास, ये टॉपिक है, सब टॉपिक है। तो स्थापत्य कला में क्या क्या है, पहले इसको आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाएंगे तो स्तंभ था, ठीक है, दूसरा था स्तूप था, ठीक है, तीसरा केव्स यानी गुफा था, ठीक है, और शिलालेख, यही था, मेनली 4 ही था। स्तंभ में कौन कौन सा स्तंभ ये उस समय इसका फेमस था, तो आप जान रहे हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ अशोक के ही देन है, अशोक के ही शिला स्तंभ लेख से लिया गया सारनाथ स्तंभ। फिर दूसरा क्या था? वैशाली का स्तंभ था, वैशाली स्तंभ। तीसरा क्या था आपका? लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ था। स्तूप में चलेंगे तो अशोक ने करवाया था सांची स्तूप। स्तूप एक्चुअल में बौद्ध धर्म में वो जब आप किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसके एवज में बनाया जाता, दुख का प्रतीक है। सारनाथ में भी स्तूप बनाया गया था। और एक है इम्पोर्टेंट, धौली स्तूप बनाया गया था। इसने बहुत सारे गुफा बनाए जो कि विहार, जैसे जहाँ पे क्या कहते हैं बौद्ध धर्म के लोग अपना मॉन्क्स जो रहते हैं वो रहते हैं। फिर इसने आजीवक समुदाय के लिए बराबर गुफाएं बनाया, नागार्जुन गुफाएं बनाए, क्योंकि इसके पिता जो थे, अशोक के पिता, वो एक बौद्ध आजीवक संप्रदाय से थे। शिलालेख में तो आप जान ही रहे हैं कि इसने लगभग अपना 13 शिलालेख लिखे, ठीक है। इसने पहली बार 3 लिपि का प्रयोग किया, ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि, ये भी लिखी है। और ठीक है, हो गया। अब हम लोग चल जाते हैं इसका स्थापत्य कला जो था, इसकी विशेषताएं क्या थी। तो यहाँ पर एक सब टॉपिक बनाइए, स्थापत्य कला की विशेषता। क्या विशेषता था, पॉइंट में लिख देता हूँ। इसमें चमकदार पॉलिश युक्त बलुआ पत्थर का यूज हुआ, बलुआ पत्थर, क्योंकि उस समय रोहतासगढ़ क्षेत्र में बलुआ पत्थर का वर्चस्व था, बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ। एकास्म स्तंभ, मतलब एक ही पत्थर को काट के उसमें तराश के इसमें बनाया गया वो स्थापत्य, जैसे सारनाथ का वगैरह। उपयोगिता तथा सौंदर्य का समन्वयक है, और सौंदर्य का समन्वय भी मान सकते हैं, समन्वय है। भारतीय स्मारक स्थापत्य का परिचरणीय ठीक है, लेकिन अब इसका एक आज का भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, यही सारनाथ का सिंह स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। ये तो आप स्थापत्य कला के बारे में जान लगे। अब हम लोग चल जाते हैं, थोड़ा सा करंट अपडेट डाल देते हैं इसमें। करंट अपडेट क्या है इसका, जो मौर्य का स्थापत्य कला या फिर मौर्य का शासन व्यवस्था, बौद्ध का जो अशोक का धम्म नीति है, उसका क्या करंट एक्सपेक्ट है। तो पहला यही है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, भारतीय राष्ट्र प्रतीक सारनाथ स्तंभ से लिया गया, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्तंभ से लिया गया, ठीक है। दूसरा है कि अशोक चक्र भी राष्ट्रीय ध्वज में अंकित है, वो भी यहीं से लिया गया। सांची का स्तूप जो है, सांची स्तूप को आपको पता है,
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में डाला गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। इसको भी लिखिए, विश्व धरोहर लिख लीजिए हिंदी में, ठीक है। और क्या है इसका, अभी जो हम लोग जन कल्याणकारी राज्य है वो भी कहीं ना कहीं धर्म राज्य, धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष, ये भी हम इसका एक मतलब नैतिक वैल्यू से लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग चल जाते हैं मेन क्वेश्चन का लास्ट, आप एक्सपेक्ट लिखते हैं फिर निष्कर्ष लिखेंगे। समालोचनात्मक विश्लेषण, रेड पेंसिल लिखते हैं। समालोचनात्मक विश्लेषण, समालोचनात्मक विश्लेषण। इसमें आपको बताया था कि समालोचनात्मक के 2 पॉइंट लिखते हैं, एक होता है सकारात्मक पॉइंट, एक होता है सीमाएं, नकारात्मक, विपक्ष, जो भी लिख सकते हैं, पक्ष विपक्ष, ठीक है। तो सकारात्मक क्या था इसका, तो हम लोग इसको सकारात्मक में हम लोग इसका लिख लेते हैं। प्रथम बार अखिल भारतीय राजनीतिक एकता मंच प्रदान किया, राजनीतिक एकता मंच प्रदान किया, ठीक है। अब मतलब पहली बार कह रहा है कि राजनीतिक एकता का दिख रहा है, जब ये कलिंग युद्ध ले लिए तो लगभग वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब साइड तो जीत ही लिए थे। नैतिक शासन की स्थापना किया, ये आपको पता है, धम्म नीति के बाद इसने सैन्य युद्ध छोड़ के नैतिक शासन की स्थापना किया, ठीक है। सॉफ्ट पावर, मतलब यही नैतिक शासन को सॉफ्ट पावर करते हैं। भारतीय कला का उत्कर्ष किया, मतलब भारतीय कला का जैसे सारनाथ का स्तंभ हुआ, शिलालेख हुआ, जो हमने लिखा है ना, स्तंभ, शिलालेख, स्तूप, गुफाएं, इसका रचना करके भारतीय कला का उत्कर्ष किया, मतलब एक पीक वैल्यू दिया। बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रचार किया, वैश्विक प्रचार किया। अब हम लोग उसका सीमाएं लिख लेते हैं, आखिर उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेंगे। अब की सीमाएं जब हम लोग लिखेंगे तो अत्यधिक और हिंसा अगर लीजिएगा तो आपका सैन्य एकदम बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। और वही हुआ इनके तक तो ठीक था अशोक के साथ, अशोक के बाद जितने भी शासक आए मौर्य में वो इतने कमज़ोर हो गए कि वो उसको डिफेक्ट कर लिया और शुंग वंश ने इसका नाश कर दिया। अहिंसा से सैन्य शक्ति कमज़ोर होगा, सैन्य शक्ति कमज़ोर होगा, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हुई, ठीक है। विशाल साम्राज्य का प्रशासन कठिन है। अब तो जानिए धम्म नीति का प्रभाव पूरे अब धम्म नीति जब हम लेंगे तो सारा समाज तो उसको नहीं मानेगा, क्योंकि हमारे समाज में विविधता है का प्रभाव समाज में एक समान नहीं पड़ा, तो आप जैसे कि देखें कि अशोक की धम्म नीति ने कहीं न कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिया, ठीक है। अब हम लोग लास्ट कंक्लूड कर देते हैं और इस तरह से हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको समाप्त कर। तो क्या किया अशोक ने, आपका समालोचनात्मक विश्लेषण कर लिया। अब निष्कर्ष हम लोग लिख लेते हैं, ये लास्ट निष्कर्ष है। मौर्य समाज ने, अब इसको समालोचनात्मक तरीके से लिखना है तो लिखना है मौर्य साम्राज्य ने जहाँ एक और सांस्कृतिक नींव डाला, दूसरे ओर इसका धम्म नीति ने सिद्ध करके वैश्विक लिखिए। मौर्य साम्राज्य पॉजिटिव इम्पैक्ट में हमेशा लिखना है। मौर्य साम्राज्य ने भारत को राजनीतिक एकता, प्रशासनिक दक्षता तथा सांस्कृतिक समृद्धि की सुदृढ़ नींव प्रदान की। आपने लिख दिया है कि मौर्य समाज ने हमें राजनीतिक एकता दिया, प्रशासनिक दक्षता दिया, सांस्कृतिक समृद्धि दिया। उसके बाद आप लिखिए कलिंग युद्ध, यहाँ पर और डालिए कलिंग युद्ध के पश्चात
धम्म नीति, नैतिक नेतृत्व, लोक कल्याण, लोक कल्याण और मानवीय मूल्यों में निहित होती है। मानवीय मूल्यों का विकास किया, सीधा लिखो का विकास किया। ये तो अब उसके बारे में आज का इसके क्या प्रासंगिकता है उसको डालिए, लास्ट कंक्लूड। आज भी लिखे हैं, आज भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र विद्यमान है जो इसकी वर्तमान प्रासंगिकता को दर्शाती है। अतः मौर्य काल केवल भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय नहीं, बल्कि सुशासन, समावेशिता। अब जब कंक्लूड करें तो सुशासन, समावेशिता और वैश्विक शांति का आधुनिक स्वरूप है, का प्राचीन स्वरूप था। तो इस तरह से आप जब कंक्लूड करेंगे तो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखेगा और उसका क्या महत्व है उसके बारे में भी बताएंगे। इस तरह से आज का जो टॉपिक है आप लोग का ये ख़त्म हुआ। बहुत ही मेहनत से लिखा हूँ और अपने से बनाया के क्वेश्चन है आपके, जो मैं देख रहा हूँ आपका PYQ वगैरह को देख के एक क्वेश्चन बनाया और उस क्वेश्चन का डिफ़ाइन किया। आप लोग हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए और पढ़िए। आपका ये क्वेश्चन देखिएगा, जब आप इसको लिखिएगा, लगभग 15-20 क्लासेस मेरा होने दीजिए, तो देखिएगा आप दूसरे लड़के से बहुत अप रहेंगे, ठीक है। और बाकी ये इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल में दे देंगे और टेलीग्राम का लिंक हम इसके मेरे जो YouTube चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे उसका लिंक मिलेगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए, इस PDF को भी रीड कीजिए और साथ साथ में टेलीग्राम में आपको माइंड मैप भी प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको लिखना कैसे है। तो माइंड मैप जब आपके पास रहेगा तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आप देखोगे तो आपको सारा कुछ याद आ रह जाएगा, ठीक है। थैंक यू।